ठीक है, चलिए तो क्या डिस्कस करेंगे आज हम बेसिक ऑफ फिजिक्स में द्रव्यमान एवं समय के छोटे व बड़े मात्रक। तो सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, द्रव्यमान के छोटे मात्रक। द्रव्यमान के छोटे मात्रक, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्मॉल यूनिट्स ऑफ मास। ओके, स्मॉल यूनिट्स ऑफ मास। तो देखो आपने गलती से एक नाम सुना होगा ग्राम। आई डोंट नो आपने सुना है नहीं या नहीं सुना, मैं मान के चल रहा हूं सुना होगा। तो 1 ग्राम बराबर होता है बच्चों 1/1000 किलोग्राम। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 1 मानक किलोग्राम के 1000 भाग को 1 ग्राम कहते हैं। क्या? 1 मानक किलोग्राम के 1000 भाग को 1 ग्राम कहा जाता है। अगर हम 1000 को लिखेंगे तो क्या लिखोगे? 1/1 के आगे 3 जीरो है, 10 की पावर 3 किलोग्राम। और जब आप 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर हमारी हो जाएगी नेगेटिव 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो अगर आपसे कोई सुंदर सा प्यारा सा या फिर ज्ञानी आदमी पूछता है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हो उसको कि 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं। अगर मैं इसके उल्टे की बात करूं भाई, तो आप इसको इधर ले आओ, 10⁻³ kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। ओके, इसको इधर लेके जाओ तो 1 kg इज इक्वल टू, ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो बट्टे में चली जाएगी 1/10⁻³ ग्राम। और ये पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी बच्चों तो ये पावर आपकी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 10 की पावर 3 ग्राम, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। ओके, ये चेंजेस बच्चों आपको आनी चाहिए, ये जरूरी है। जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से नहीं कर पाओगे, ये आप लोगों को याद रखना है। अंडरस्टैंड? चलिए दूसरा पॉइंट है भाई मिलीग्राम का। आपने नाम सुना हो, कितने बच्चे मिलीग्राम के बारे में जानते हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 1 मिलीग्राम होता है 1/1 के आगे 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और यहां लिख दो किलोग्राम। अब इससे क्या डेफिनेशन बनाओगे भाई? थोड़ा सा तो आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, बेसिक जरूरी है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक कैसे काम चलेगा ये बताओ? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसे काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मानक किलोग्राम के 10 लाख भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। क्या? 1 मानक किलोग्राम के 10 लाख भाग को 1 मिलीग्राम कहा जाता है। एक के बाद आप कितनी जीरो देख रहे हो? तो आप कहोगे सर 6 जीरो हमको दिख रहा है, तो हम इसे आगे क्या लिख सकते हैं? 1/10 के ऊपर आप 6 पावर लगा दोगे और इसे आगे लिख दोगे किलोग्राम। जब ये वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो ये पावर आपकी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव 10 की पावर -6 किलोग्राम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप इजीली उसको बता सकते हो कि 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -6 किलोग्राम होते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब वही चीज करिए, इसको आप इधर ले आइए। तो 10⁻6 kg इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। ठीक है, लिख लिया। ये पावर आप इधर लेके जाओगे तो बट्टे में चली जाएगी। तो 1 kg बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/10⁻6 मिलीग्राम। और ये पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव 10 की पावर 6 मिलीग्राम। मिलीग्राम को हम mg लिख सकते हैं। जो आप टैबलेट्स पे लिखा देखते हो ना mg वो मिलीग्राम होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने एक द्रव्यमान का छोटा मात्रक यहां समझा ग्राम और दूसरा समझा मिलीग्राम। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम इसके कुछ और छोटे छोटे यूनिट्स जानते हैं। एक होता है कैरेट। आपने गोल्ड सुना होगा ना, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है। तो जो सोने की शुद्धता होती है वो कैरेट में मापी जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो अगर मैं बात करूं 1 कैरेट की, तो 1 कैरेट बराबर होता है 1/5000 kg। 1 मानक किलोग्राम के 5000वें भाग को 1 कैरेट कहते हैं। क्या बच्चों? 1 मानक किलोग्राम के 5000वें भाग को 1 कैरेट कहा जाता है। अब 3 जीरो को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 1/5 रह गया। 3 जीरो का मतलब क्या है कि ऊपर जाकर हम इसे अगर ऐसे लिखें तो मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई परेशानी होना चाहिए। इंटर में आ चुके हो, इतने में दिक्कत होएगा तो फिर आगे जाके कैसे काम चलेगा? ठीक है, ये पावर आप नीचे से ऊपर लेके जाओ, 1
इंटू 10⁻³ अपॉन 5। 5 से 1 को काटोगे तो कितना आएगा 0.2 इंटू 10⁻³ kg। यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 10 बढ़ जाएगा और ये 10 जब नीचे से ऊपर जाएगा, अब देखो 10⁻1 है, ऊपर जाकर पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 इंटू 10⁻⁴ kg। इसको तो बस ऐसे ही समझ लो, बहुत सफिशियंट है। तो एक कैरेट में कितने किलोग्राम होते हैं बच्चों, तो ये होते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ kg। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक कैरेट में कितने किलोग्राम होते हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि 2 इंटू 10⁻⁴ kg होते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं बट इनको नोट करते जाना, आगे जाके यही चीजें आपको काम देंगी। एक और होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। आपने गलती से नाम सुना हो, अगर ये नहीं सुना तो जो इंग्लिश में लिखूंगा ना या शॉर्ट में लिखूंगा वो आप सभी को शायद पता रहेगा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और शॉर्ट में इसको कहा जाता है AMU। आपने AMU से भाई एक नाम जरूर सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ से हम हैं वहीं AMU भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पर AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, याद रखना है इसको, फीड कर लो दिमाग में कि AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब बच्चों देखो, जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, परमाणु हो गए आपके, न्यूक्लियस नाभिक हो गए, फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब मौलिक कण हो गए, इनकी जो द्रव्यमान है ना बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। परमाणु हो गए या फिर न्यूक्लियस हैं, किसी भी कोई भी एटम उसका न्यूक्लियस हो गया, या फिर हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की बात करूं, तो इनके द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इसी वजह से द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक बनाया गया है जिसको हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या कहा जाता है इसको? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, बताइए, पता है आप लोगों को या नहीं पता? एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, जल्दी से बताइए। कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, टेंशन ना लो, पता है तो बता दो, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। एक AMU में इतने किलोग्राम होते हैं, तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है भाई। आगे आप चाहते हो तो भाई नैनोग्राम भी होता है यहाँ पर, एक नैनोग्राम। नैनो का मतलब मैंने आपको बता रखा है 10⁻⁹ होता है, तो 10⁻⁹ ग्राम हो जाएगा। एक आपका पिकोग्राम होता है, 1 पिकोग्राम। पिको का मतलब मैंने आपको बता रखा है 10⁻12, तो ये आपका 10⁻12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। एक माइक्रोग्राम होता है, क्या होता है? माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब भी आप लोग जानते हो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻ है। तो यहाँ पर मैंने ग्राम में लिखा है, आप इनको किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हो। तो ये द्रव्यमान के कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। मैंने सारे के सारे बता दिए हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ग्राम, मिलीग्राम, कैरेट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, नैनोग्राम, पिकोग्राम, माइक्रोग्राम। यहाँ तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बता दो कि सर हमको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सबको? चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ें अब। तो आगे डाल लीजिए आप लोग द्रव्यमान के बड़े मात्रक। क्या डालोगे? द्रव्यमान के बड़े मात्रक, बड़े मात्रक, ठीक है। आपने स्लग का नाम सुना हो, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्लग में 14.57 kg होते हैं, ठीक है। एक आपने क्विंटल नाम सुना हो, गांव के जो बच्चे होंगे वो तो जानते होंगे कि गेहूँ 5 क्विंटल हुआ हमारे खेतों में, या 4 क्विंटल हुआ, या 3 क्विंटल हुआ, उस टाइप से आप लोगों ने गलती से शायद इसके बारे में सुना हो। अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, चलता है फिर। एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, 10⁻² kg, ठीक है। एक होता है मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन। तो 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम किसके इक्वल होता है भाई? एक क्विंटल के। तो 10 गुणा 100 किलोग्राम, मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, 100 किलोग्राम को हटाकर अगर मैं उसकी जगह क्विंटल लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये 10 क्विंटल हो गया, क्योंकि किलोग्राम, 100 किलोग्राम का मतलब 1 क्विंटल होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 क्विंटल। कितना हो जाएगा ये? 10 क्विंटल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो आप इजीली उसको बता सकते हो कि 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। सुने हो ना, क्विंटल नाम सुने होंगे। स्लग आपने लोगों ने नहीं सुना हो, किलोग्राम तो खैर सुनते ही रहते हो कि मेरे अंदर इतना वेट है। भार और द्रव्यमान एक अलग अलग चीजें होती हैं, इस चीज को याद रखना। आप जो मापते हो ना वो द्रव्यमान होता है, ना कि आपका वेट। भार का मतलब जानते हो, जब उसमें 9.8 से मल्टीपल कर देंगे तब जाके वो भार बनता है। वेट भार, भार बराबर होता है mg। m यहाँ पर द्रव्यमान है, तो हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर 50 किलोग्राम वजन है, तो मेरे अंदर 50 किलोग्राम द्रव्यमान है, उसमें g से मल्टीपल कर दो तब वो न्यूटन में चेंज हो जाएगा, तो वो आपका भार बनेगा। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर एक और चीज आपने शायद सुनी हो, चंद्रशेखर सीमा। तो 1 चंद्रशेखर सीमा जो है 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट, CSL चंद्रशेखर लिमिट। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान के बराबर होती है 1 CSL। तो 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। एक चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, और आप लोग जानते हो भाई, देखो ना तो पृथ्वी को तराजू पे तोला जा सकता है, ना ही सूर्य को तोला जा सकता है। तो हम गणनाओं के द्वारा, जैसे अगर मैं पृथ्वी के वेट की बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि 6 × 10⁻24 kg होता है। अब आप कहोगे सर पृथ्वी को इतनी बड़ी तराजू पर तोला कैसे गया होगा? भाई ये गणनाओं के द्वारा वैल्यूज को निकाला जाता है। अगर आप सभी को नहीं पता है तो गणनाएं करते हैं तब जाकर वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। ओके बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं बट आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। तो एक स्लग बराबर 14.57 kg होता है, दिमाग में फीड हो गया होगा। एक क्विंटल में 100 kg या फिर 10⁻2 kg होते हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम को हम 1 क्विंटल लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया है। तो ये हमारा 10 क्विंटल हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद है एक चंद्रशेखर सीमा 1 CSL। तो एक चंद्रशेखर लिमिट जो है वो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान के बराबर होती है। यहां तक सब कुछ क्लियर है बच्चों? तो ये द्रव्यमान के कुछ छोटे और बड़े मात्रक हैं, आप लोग इनको तैयार कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब देखो, समय के छोटे व बड़े मात्रक जो मैं आपको बताने वाला हूं ज्यादातर आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होंगे गलती से। ओके, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डालो सभी बच्चे, समय के छोटे मात्रक। इसको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, जरूरी है आप लोगों के लिए फिजिक्स का बेसिक। समय के छोटे मात्रक, स्मॉल यूनिट्स ऑफ टाइम। तो आपने देखो मिली सेकेंड सुना होगा, उम्मीद करता हूँ सुना हो। 1 मिली सेकेंड सुना होगा, ठीक है। एक माइक्रो सेकेंड सुना होगा, माइक्रो सेकेंड। एक नैनो सेकेंड सुना होगा, नैनो सेकेंड। उम्मीद करता हूँ सुने हो, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं। एक पिको सेकेंड आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुने हो तो बता दो भाई, सुने हो या नहीं सुने हो पहले बताओ। ये तीनों नाम सुने हैं आप लोगों ने, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, या नहीं? जल्दी से बताओ भाई, सुने हैं तो बता दो, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुने हैं तो अच्छी बात है। एक शेक भी होता है, ठीक है। देखो मैंने मिली के लिए बोला था 10⁻³ चाहे मिलीमीटर हो, मिली सेकेंड हो, मिलीग्राम हो। मिली लग गया ना, मिली मतलब किसी लड़की का नाम नहीं, यहाँ पर मिली एक टर्म है, एक शब्द है। ठीक है, मिली लग गया, इसका मतलब 10⁻³ है। पीछे आप सेकंड लगा दो, मीटर लगा दो, या ग्राम लगा दो। इज दैट क्लियर? सेम अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो माइक्रोमीटर लगा दो, माइक्रोग्राम लगा दो, या माइक्रो सेकंड लगा दो। माइक्रो लग गया 10⁻6 है, नैनो लग गया 10⁻9 है, पीको लग गया 10⁻12 है। ये छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में फीड कर लेना। ठीक है, तो 1 मिली सेकेंड में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻³ सेकंड होते हैं। अगर मैं माइक्रो सेकंड की बात करूंगा तो 10⁻6 सेकंड होते हैं। अगर मैं नैनो सेकंड की बात करूंगा तो 10⁻9 सेकंड होते हैं। अगर मैं पीको सेकंड की बात करूंगा तो 10⁻12 सेकंड होते हैं। अगर मैं शेक की बात करूंगा तो एक शेक में 10⁻8 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को शायद पता होगा। ये तो समय के छोटे मात्रक है जो आप इजीली तैयार कर लोगे। सेम अगर मैं समय के बड़े मात्रक की बात करूं, डाल लो अगली हेडिंग सभी बच्चे। ये बेसिक चीजें हैं तो आप ज़्यादा टाइम इनमें वेस्ट नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा समझ लेना। ठीक है, समय के बड़े मात्रक, आपने मिनट के बारे में सुना होगा,
1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है जी, मैं आपसे एग्री हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, आपने सही बताया। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं बच्चों कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में होते हैं सर 60 मिनट। ठीक है जी, आप लोग सही हो। और आप कहो सर, मैं आपसे बोलूँगा 1 मिनट में कितने सेकंड, तो आपने ऊपर पढ़ा 60, तो ये क्या हो जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड। इनका आप आपस में मल्टीपल करोगे तो ये आपका 3600 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो आप लोगों को याद रखना है बच्चों 3600 सेकंड होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? परेशानी तो नहीं है? अगर दिक्कत हो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो अगला रहता है वो रहता है दिन। अब मैं आपसे पूछे 1 दिन में कितने घंटे, तो आपको सर 24 घंटे। ठीक है जी। अब 1 घंटे में कितनी सेकंड, 1 घंटे में कितनी सेकंड, तो 24 गुणा 3600 करोगे तो 1 दिन में सेकंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। कर सकते हो ना कैलकुलेशन, तो जानते हो सभी, इंटर में आ चुके हो, एंट्री कर चुके हो, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन सीख लो। आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आप लोगों को करनी है, और टेंशन ना लो, मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो हम लोग दूर कर देंगे। ठीक है, तो 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, इनका मल्टीपल करके आप लोग निकाल ही लोगे। चलिए आगे बात करें। अब यहां तक सब कुछ क्लियर? अब देखो, दिन से अगर मैं आगे जाऊंगा तो आप कहोगे सर सप्ताह होता है। एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और 1 घंटे में कितनी सेकंड? तो 7 गुणा 24 गुणा 3600। ये हमारे 7 दिनों में सेकंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। अगर मैं 1 महीने की बात करता हूं, तो आप सभी को पता होगा 1 महीने में 30 डेज होते हैं, 30 दिन होते हैं। सभी बच्चों को पता होगी, इतना तो पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर मैं घंटे की बात करूंगा तो 30, 1 घंटे में 24, 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। अब हम इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं, 30 गुणा 24, और 1 घंटे में होती हैं बच्चों 3600 सेकंड। तो अब हम 1 महीने में सेकंडों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, निकाल लेना। फिर अगर हम और आगे बढ़ें तो वर्ष होता है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। 365 दिन 6 घंटे होते हैं, अगर आप थोड़ा आगे जाके बात करो, बट मैं डेज की बात कर रहा हूँ। अब 365 हो गया, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। इसको भी आप सेकंड में चेंज कर सकते हो, 365 गुणा 24, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं बच्चों? 3600। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू किस में निकल के आ जाएगी? सेकंडों में निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये समय के कुछ छोटे और बड़े मात्रक हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि देखो हमें इनकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी? जब हम यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको मात्रक पद्धतियों के बारे में और बता दूं, मात्रक पद्धतियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी ना, उसमें जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनके संकेत व मात्रक बताऊंगा। एक क्लास में वो पूरा खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशन या विमा के बारे में समझेंगे। देखो मात्रक पद्धतियाँ, एक तो आपने पढ़ी होगी CGS, इसको भी नोट कर लेना। एक पढ़ी होगी FPS, एक पढ़ी होगी MKS। अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक होती है हमारी SI। तो जो SI पद्धति होती है ना, इसमें हम 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं। 2 पूरक मूल मात्रक, इनके बारे में, मतलब टोटल 9 यूनिट्स। SI पद्धति में टोटल 9 यूनिट्स को यूज किया जाता है। SI सिस्टम क्या है? तो मात्रकों की ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ये क्या है बच्चों? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है। CGS की बात करूं तो CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। C का मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई का। और द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का ग्राम होता है। और समय का क्या होता है? समय का सेकंड होता है। ठीक है, ऐसे करके छोटी सी टेबल आप लोग बना लीजिए। अगर मैं FPS की बात करूंगा तो FPS पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है वो फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है।
अगर मैं MKS की बात करूँगा तो लंबाई का मात्रक मीटर, M4 मीटर, K4 किलोग्राम और S4 सेकेंड। ऐसे करके आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना है। तो ये जो हम आप लोगों को बता रहे ना बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होगा, यूनिट कन्वर्जन हमें आगे जाके सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर को मीटर में, माइक्रोन को मीटर में, ऐसे करके इनको चेंज करना पड़ेगा। एक ही सिस्टम में सारी यूनिट्स को लाना पड़ेगा। अब कुछ लंबाई के बड़े मात्रक है, जैसे कहीं पर किलोमीटर आ गया कि किसी तार की लंबाई 1000 किलोमीटर है, तो उसको मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने MKS सिस्टम में इसको सारी वैल्यूज को लेके आना है। और SI पद्धति MKS को, अगर इसकी बात करूँ तो MKS और SI लगभग सिमिलर हैं। SI में ये तीनों यूनिट्स यूज किए जाते हैं। टोटल अगर नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूंगा SI में बच्चों, तो टोटल 9 यूनिट्स हैं। आप कहोगे सर मूल मात्रक और ये फलाना ठीका क्या होता है, चलिए ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने शायद 9th 10th में पढ़ा हुई है, ठीक है। मूल राशियाँ इधर लिख लो, मूल राशियाँ, और इधर लिख लो मूल मात्रक, मूल मात्रक। 7 मूल राशियाँ होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, आपने इनके बारे में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हो तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, विद्युत धारा हो गया, परम ताप हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूनिट्स हैं 7। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, परम ताप का केल्विन। तो ये 7 हमारे मूल मात्रक हैं। और जो पूरक मूल मात्रक की मैंने बात की, पूरक टर्म यहाँ पर यूज किया, तो कोण और घनकोण के जो मात्रक होते हैं, जैसे कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घनकोण का जो मात्रक है वो क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो कोण एवं घनकोण के मात्रक क्रमशः रेडियन एवं स्टेरेडियन को क्या कहते हैं हम लोग, पूरक मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पूरक मूल मात्रक। तो ये 7 मूल मात्रक हैं और ये 2 पूरक मूल मात्रक हैं। तो जो हमारा SI सिस्टम है ना, उसमें टोटल 9 यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है SI में। बट MKS की बात करूंगा तो उसमें 3 यूनिट्स हैं। क्या आप लोगों को अपने दिमाग में याद रखना है, ओके, फीड कर लेना। चलिए, तो ये था जो बेसिक ऑफ फिजिक्स का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके संकेत और मात्रक ये पढ़ेंगे।